नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के पाठ कच्चा चिट्ठा, जिसके रचनाकार हैं ब्रजमोहन व्यास। इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, क्योंकि इनके जीवन और रचना परिचय के विषय में कल बात की जा चुकी है। तो आप इससे ठीक पूर्व वाला वीडियो देख लें यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ तक। और उनका उनका साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है। अब यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हमें यहाँ से लिखना है। आगे हम चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रजमोहन व्यास पुरातात्विक सामग्री का संकलन क्यों कर रहे थे? प्रयाग संग्रहालय के लिए। प्रयाग संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? और यहाँ पर उद्घाटन शब्द के स्थान पर शिलान्यास होना चाहिए था। प्रयाग संग्रहालय के भवन का शिलान्यास किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन पश्चात बन गया भवन, उद्घाटन हो गया, तब संग्रहालय का कार्यभार किसे दिया गया? डॉक्टर सतीश चंद्र काला को। ओरिएंटल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैसूर में। पसोवा की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था? पसोवा की प्रसिद्धि के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला तो वह यह एक जैन तीर्थ स्थल था, और दूसरा है, ऐसी मान्यता थी कि यहाँ की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुद्ध व्यायाम किया करते थे। अशोक द्वारा स्तूप निर्माण की बात भी बुजुर्गों द्वारा कही सुनी जाती थी। लेखक पुरातत्व की महत्वपूर्ण सामग्री के संकलन में लगे थे, और इसी सिलसिले में वे पशोवा जाना चाहते थे। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है? लेखक कौशाम्बी लौटते समय अपने साथ क्या क्या लेकर आए? ये बात ब्रजमोहन व्यास ने पशोवा से लौटने के बाद कही। आप प्रयाग संग्रहालय के पुरातत्व से संबंधित सामग्री का संकलन कर रहे थे। लेखक का कहना है कि वे जहां कहीं भी जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते थे। पशोवा से वापसी के समय भी यही हुआ। पशोवा से वे सिक्के, मन के मृण मूर्तियों के साथ साथ चतुर्मुख शिव की प्रतिमा भी लेकर रहे थे। हालांकि यह चतुर्मुख शिव प्रतिमा उन्हें वापस से लौटानी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी बेचारी अपना कर्तव्य पालन तो करेगी ही। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा? लेखक पशोवा से कौशाम्बी लौट रहे थे, गए दूसरे रास्ते से, आए दूसरे रास्ते से थे। तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे शिव की चतुर्मुख, चार मुखों वाली प्रतिमा दिखाई दी। लेखक को उसमें ऐसी आसक्ति नजर आ रही थी जैसे वह खुद उन्हें उठाने के लिए कह रही हो। पुरातात्विक चीजों के संग्रह के लिए इधर उधर भटकने वाले व्यास बाबू स्वयं पर काबू नहीं रख पाए और मूर्ति उठा लाए। ये वाकया ठीक वैसा ही समझे जैसे किसी भूखी बिल्ली के सामने कोई चूहा पड़ जाए या आ जाए तो बेचारी उसका शिकार करके चूहे मारने के अपने कर्तव्य का पालन करती है। ठीक वैसे ही ब्रजमोहन व्यास ने भी अपना कर्तव्य पालन किया और मूर्ति उठा लाए। अपना सोना खोटा हो तो पर खवैया का क्या दोष? इस कथन से लेखक का क्या तात्पर्य है? आप पाठ पर गौर करेंगे तो पाएंगे, ये कहते हैं कि भरतपुर राज्य के क्षेत्र में जब कोई डकैती होती है तो मानसिंह और उसके बेटे तहसीलदार पर शक करती है पुलिस। उसी प्रकार से प्रयाग के आजू बाजू में या कौशाम्बी के आजू बाजू में यदि कोई मूर्ति या कोई शिलालेख गायब होता है तो लोगों का सीधा शक मुझ पर जाया करता था। उसी सिलसिले में ये बात कही है, देखिए कि और लेखक पर लोगों का शक जाता था। इस बात में लोगों का कोई दोष भी नहीं था, क्योंकि ये बात लेखक ब्रजमोहन व्यास ने सिद्ध कर रखी थी। यदि ऐसा कोई शक जाता तो 95% वो मामले या वो शक सही निकला करता था। पूरे कौशाम्बी परिक्षेत्र में जब भी कोई मूर्ति गायब होती तो पहला शक प्रयाग संग्रहालय के ब्रजमोहन व्यास पर ही जाता था। वे इस मामले में कुख्यात हो चुके थे। उक्त लोकोक्ति का प्रयोग भी इसी क्रम में किया गया है। लेखक का मानना है कि जब स्वयं में कमी हो तो दूसरे तो शक करेंगे ही उन्हें, और उनके शक को दोष भी क्या है? गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? पसोवा से कौशाम्बी लौटते वक्त लेखक शिव प्रतिमा उठा लाए थे। इस शिव प्रतिमा के गायब होने की सूचना जब गांव वालों को मिली तो वे प्रण लेते हैं कि जब तक उनके शिव अपने स्थान पर नहीं आ जाते तब तक वे न अन्न खाएंगे न ही पानी पिएंगे। इस आशय की सूचना जब व्यास जी को मिली तो उन्होंने तत्काल वह मूर्ति लौटा दी। तब जाकर गांव वालों ने उपवास तोड़ा। शिव के प्रति गांव वालों की आस्था देखकर व्यास जी कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता होता तो वे मूर्ति लाते ही नहीं। अगला प्रश्न है,
लेखक बूढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ ये घूमते रहते हैं कि पता नहीं के ही वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं अच्छी चीज कब कहाँ कैसे मिल जाए। और इस सिलसिले में जब वो मूर्ति देखते हैं, गांव वालों से कुछ लोग और रस्सी और उठाने की सामग्री लेके आते हैं, तब एक बुढ़िया कहती है कि इसको कैसे लेके जा रहे हो, पता है ये मेरी है। और आपको पता है कि इस मूर्ति की वजह से मेरा हल 2 दिन के लिए रुक गया था। तब लेखक समझ जाते हैं कि बुढ़िया पैसे देने से मान जाएगी। तो संग्रहालय के लिए पुरातात्विक महत्व की चीजें जुटाने के क्रम में लेखक कहीं किसी गांव में घूम रहे थे, तो वहीं पर एक खेत की मेड़ के पास बोधिसत्व की बिना सिर वाली मूर्ति मिली। यह मूर्ति कनिष्क के समय की थी और कनिष्क के शासनकाल के दूसरे साल की थी। लेखक जब उसे उठवाने लगे तो खेत की मालकिन बुढ़िया ने ऐतराज किया और कहा कि इसके चक्कर में मेरा हल एक दिन खड़ा रह गया था, उसका नुकसान कौन भरेगा। तब लेखक ने तत्काल 2 रुपए देकर मूर्ति ले जाने हेतु बुढ़िया की सहमति प्राप्त कर ली और कालांतर में इस मूर्ति को एक फ्रेंच ने 10,000 रुपए में बेचने की पेशकश की थी, तो भी उन्होंने उसे नहीं बेचा। अगला प्रश्न आता है, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं हो, नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी के हो ही नहीं सकता। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, आप पाठ्य पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक फ्रेंच या फ्रांस का एक डीलर या दलाल आता है, वो देखता है, फिर वो कहता है कि बहुत सुंदर, कि कितना, बहुत कीमती, कि कितना पैसे में बताइए, तो कहते हैं कि पैसे बता दूंगा तो आपका ईमान डोल जाएगा। तब लेखक हंस के कहते हैं कि यदि ऐसा होता या मेरे पास ईमान ही होता तो मैं ये बिना पैसे कौड़ी में खर्च किए और इतना बड़ा संग्रहालय नहीं बना सकता था। इसी बात को यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे कि इलाहाबाद या प्रयाग एक ही बात है। संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ाने हेतु लेखक ब्रजमोहन व्यास दिलो जान से जुटे थे। वे लिखते हैं कि संग्रहालय की अधिकांश चीजें बिना पैसे के जुटाई गई थी। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, यहाँ तक कि अपना ईमान भी। हमारा कोई ईमान नहीं रहा जो किसी के लोभ लालच में डिग जाए। ये बात आपने फ्रेंच जानकार को कही, जिसने कहा था कि तुम्हारे संग्रहालय की कीमत बताएंगे तो आपका ईमान भी डोल जाएगा। दरअसल वह फ्रेंच बोधिसत्व की उस मूर्ति को प्राप्त करना चाहता था जिसे लेखक ने 2 रुपए में खरीद लिया था, और वह फ्रेंच व्यक्ति उसके 10,000 रुपए देने तक को तैयार था। तभी लेखक ने कहा कि उसका कोई ईमान नहीं है तो 10,000 रुपए सुनकर डिग जाए। अगला प्रश्न है, 2 रुपए में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपए क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे। तो बोधिसत्व की जिस मूर्ति को एक फ्रेंच व्यक्ति 10,000 रुपए में खरीदना चाहता था, असल में वह 2 रुपए में खरीदी थी। लेकिन आप उसका महत्व देखें, कुषाण वंश के शासक कनिष्क, जिसके राज्य में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उस राजा के राज्याभिषेक के दूसरे साल यह मूर्ति बनाई गई थी। इसका सिर हालांकि नहीं था, 8 फुट लंबी थी, लेकिन पैरों पर या इसके पद स्थल पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी। विश्व के कई पत्र पत्रिकाओं में इस मूर्ति के विषय में का समाचार छप चुके थे। लेखक इस बात को जानते थे कि ये बहुत कीमती है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं बेचा। असल में वह मूर्ति 2 रुपए में खरीदी गई थी। यह मूर्ति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राज्यारोहण के दूसरे वर्ष की थी। इस आशय का लेख मूर्ति के पद स्थल पर अंकित था। प्राचीन और पुरातात्विक महत्व की इस मूर्ति को 10,000 तो क्या किसी भी कीमत पर बेचा जाना असंभव था। मूर्ति की प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व के कारण ही उस पर 10,000 रुपए की कीमत न्यौछावरी की जा रही थी। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई। वो भद्रमत का शिलालेख मजूमदार के दीक्षित साहब वाला 25 रुपए में खरीदा, गुलजार साहब वाला, वो किस्सा याद कीजिए, उसके संबंध में उत्तर देते हैं कि हजियापुर नामक गांव में गुलजार मियाँ के घर के बाहर कुएं की चारों मीनारों को परस्पर जोड़ने वाले बंडेरों में से एक बंडेर पर ब्राह्मी अक्षर खुदे थे। गुलजार मियाँ ने बेझिझक वह बंडेर निकलवाकर व्यास जी को दे दिया और इस प्रकार से भद्रमत शिलालेख न मिल पाने से जो हानि हुई थी, जो क्षति हुई थी, उसकी पूर्ति हो गई। निम्न लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात अपराधी स्वयं सशंक या संकित रहता है, न जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए कि बहुमूल्य वस्तु कभी भी और कहीं भी मिल सकती है। संग्रहालय का के नए भवन का नक्शा किसने तैयार किया था। तो बंबई के प्रख्यात या विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे व मूता ने संग्रहालय के नए भवन का नक्शा तैयार किया था।
मैसूर अधिवेशन में ब्रजमोहन व्यास के साथ कौन गए थे? उनके मित्र गोपाल शरण सिंह। के एन दीक्षित कौन थे? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक थे। बुडिया ने बोधिसत्व की मूर्ति कितने रुपए में बेची? 2 में। अगला है, मैं तो निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। उक्त कथन किसका था और इसके निहितार्थ क्या है? उक्त कथन ब्रजमोहन व्यास का था। व्यास ने प्रयाग संग्रहालय के लिए कड़ी मेहनत की थी। प्रयाग संग्रहालय निर्माण के पीछे एकमात्र उन्हीं की मेहनत थी, फिर भी वे इसका श्रेय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने संग्रहालय निर्माण का श्रेय ईश्वर को दिया कि जिस प्रकार अरुण अर्थात प्रकाश के पीछे सूर्य होता है, ठीक उसी प्रकार संग्रहालय के पीछे ईश्वर था, ऐसा ब्रजमोहन व्यास का मानना है। जबकि हम मानते हैं कि ब्रजमोहन व्यास नहीं होते तो प्रयाग का संग्रहालय नहीं बन पाता। संग्रहालय निर्माण के लिए किन 4 व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा? तो राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, नागौद के नरेश महेंद्र सिंह जूदेव, नागौद के नरेश के दीवान भार्गवेंद्र सिंह, ये नागौर रे नहीं है, नागौद है। नागौद नरेश के दीवान भार्गवेंद्र सिंह और ब्रजमोहन व्यास के अर्दली उनके ड्राइवर जगदेव। ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनका विशेष सहयोग रहा था। एक प्रश्न ये बनता है कि इस संग्रहालय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें संग्रहित हैं? तो पंडित नेहरू को मिले हुए मान सम्मान पत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल और लगभग 14,000 हस्तलिखित तालपत्र ग्रंथ। इसके अलावा 2000 पत्थर की मूर्तियां, 5 से लेकर 6000 तक मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां, कनिष्क के काल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्र, मन के मुहर इत्यादि उस संग्रहालय में संकलित है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।